अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 33 से लेकर ऑनवर्ड पढ़ने हैं। हमने कल लेक्चर नंबर 29 से 32 तक क्लियर किए थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इसकी 4 टाइप्स हैं: रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट स्पेसिफिकेशन। ये आप लोगों ने 4 नाम याद कर लेना, ठीक है, कि टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन कितनी है, ये स्पेसिफिकेशन है। उसके बाद एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है। एनालिसिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि भाई ये रिपोर्ट सही है भी या नहीं। अब ये देखिए टेस्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के इनके आगे नाम आ जाते हैं। उसके बाद ये फंक्शनल स्पेसिफिकेशन के अंदर जो जो नाम आ जाते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इनमें से 5-6 याद कर लें तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आ जाते हैं। बाकी आप लोगों ने इनकी तादाद याद कर लेनी कि ये कितनी पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस रिपोर्ट, द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट नो रिपोर्ट फॉर्मेट इज़ परफेक्ट। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई भी रिपोर्ट का फॉर्मेट परफेक्ट नहीं होता। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड अटेम्प्ट टू रिजोल्व द इशू। जो कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड है वो इस इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बाय प्रिस्क्राइबिंग अ फॉर्मेट इनटू विच ऑल एनालिसिस रिपोर्ट आर पाउड के जो तमाम एनालिसिस रिपोर्ट जिस फॉर्मेट के अंदर बनती हैं। रिपोर्टर डिज़ाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। जो रिपोर्टर डिज़ाइन होता है वो इतना फ्लेक्सिबल हो कि जब एक राइटर को उसको देखे या उसको ऑडियंस को ज़रूरत हो तो वो उसके लिए वैरायटी के तौर पे पेश हो, ठीक है। आगे ये टाइटल ऑफ पेज वगैरह ये तो आप लोगों को सिंपल सी बेसिक सी बातें ये तो पता होंगी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे आ जाते हैं, लेक्चर नंबर 34, हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम। तो इसके अंदर जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, ये वाली ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, पंचुएशन प्रॉब्लम, रीडेबिलिटी प्रॉब्लम एंड राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम। ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं इनके ऊपर आपने नज़र डालनी है, क्योंकि ये इसके बारे में अगर वो पूछ लें ताकि आपको आता हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एडिटिंग फेज। एडिटिंग फेज के दौरान ये प्रॉब्लम हमें मिलती है। फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दिस प्रॉब्लम इज़ व्हाट मेक्स एडिटिंग इम्पोर्टेंट। जो इसको फाइंड करना और फिक्स करना प्रॉब्लम को, तो इसी वजह से हमें एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हमें मिले तो हम उसको फाइंड करके फिक्स कर सकें, ठीक है। पंचुएशन प्रॉब्लम, एक्यूरेट पंचुएशन डोंट इंश्योर एक्यूरेट कम्युनिकेशन। जो एक्यूरेट पंचुएशन है वो इंश्योर नहीं करती कि कम्युनिकेशन एक्यूरेट हो, बट एक्यूरेट कम्युनिकेशन इज ट्रेमेंडसली इनहेंस बाय एक्यूरेट पंचुएशन। तो जो कम्युनिकेशन है हमारी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट पंचुएशन से इनहेंस होती है, ठीक है। उसके बाद रीडेबिलिटी प्रॉब्लम, ये बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम इसका याद कर लें। उसके बाद राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम, ये जो राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम है ना, इसके ये आगे ये स्टाइल्स आ जाते हैं कि एस वी सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस, एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एस एल वी सी सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब कम्प्लीमेंट सेंटेंस, और एस वी आई ओ सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकते हैं, तो इस पर भी अपनी नज़र रखें। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पर, लेक्चर नंबर 35, लैंग्वेज रिव्यू, ठीक है। तो लैंग्वेज रिव्यू के अंदर ये जो ये है ना, एनालिसिस के बाद ये इम्पोर्टेंट है बहुत, इसके ऊपर आपने अपनी नज़र रखनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं इसकी तरफ। एक्सेम्प्लीफिकेशन, यूज एक्सेम्प्लीफिकेशन इन पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जब हम एक्सेम्प्लीफिकेशन यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड इंटेंसिव दैट क्लैरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट। तो एक्सेम्प्लीफिकेशन से हमारे टॉपिक जो है वो क्लियरली हमें शो हो जाता है, ठीक है, हमें क्लियरली शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नरेशन, यूज नरेशन टू एस्टेब्लिश अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेल द रीडर व्हाट हैपन। नरेशन के यूज से जो रीडर है उसे पता चलता है कि क्या हैपन हुआ है, मतलब क्या सीन क्रिएट हुआ है।
नरेशन फॉलोज आ क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जो ये क्रोनोलॉजिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करता है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हमें ये चीज़ें डायरेक्ट इनके ऊपर हमारी नज़र पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जो लास्ट में हम हर चीज़ की डिटेल देते हैं, जो मटेरियल पोजीशन शेप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये होती है डिस्क्रिप्शन। कॉजेज एंड इफेक्ट क्या होते हैं, जो जब एक चीज़ का कोई असर किसी चीज़ पे पड़े तो उस असर से जो इफेक्ट पैदा होता है उसको कॉजेज एंड इफेक्ट कहते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, हम द पैराग्राफ में यूज़ बोथ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, एक पैराग्राफ के अंदर हम दोनों एक टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कंपैरिजन कंट्रास्ट टू डिवेल्प अ टॉपिक बाय एग्जामिनिंग इट्स सिमिलर और डिसिमिलरिटीज टू अनदर थिंग पोजेस अ स्टेट, जो हम एक कंपैरिजन और कंट्रास्ट को यूज़ करके टॉपिक के अंदर सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को दूसरे तौर पे एग्जामिन कर सकते हैं सिमिलरिटीज़ को। क्लासिफिकेशन डिवीजन, जब हमें कोई बड़ी चीज़ बनाए तो हम उसकी क्लासिफिकेशन कर देते हैं या डिवीजन कर देते हैं। एनालिसिस, जब एक हम पूरा एक कोड बना लेते हैं तो लास्ट पे उसका एक एनालिसिस करना पड़ता है पूरा एक जब एक रिपोर्ट बनाते हैं तो उसकी जब लास्ट पे हमें एनालिसिस करना होता है तो वो एनालिसिस ज़रूरी होता है, हर रिपोर्ट का लास्ट में एनालिसिस ज़रूरी होता है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई होती हैं उनको सही करने के लिए। Enumeration, use enumeration in paragraph when you want to itemize or list a set of topic or a series of some kinds। जब आपको पैराग्राफ के अंदर enumeration तब यूज़ करने होते हैं जब आपको लिस्ट या किसी चीज़ को लिस्ट करना होता है, सीरीज ऑफ सम काइंड आइटमाइज करना होता है, तब आप enumeration का यूज़ करते हैं। enumeration is a powerful way to establish a series of observation, ये पावरफुल वे ऑफ ये सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन इम्फेसाइज और इम्फेसाइज और हर एलिमेंट को इम्फेसाइज करने में बहुत पावरफुल रखता है, पावर रखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने लेक्चर नंबर 33 से 35 तक आज कवर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा कवर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आई होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ये कर लें बस इंशाल्लाह, और इसके अलावा आप लोग एमसीक्यूज फाइल कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। बाकी सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।